हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट कैरियर प्लस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। देखिए, आज हम इस वीडियो में थॉर्नडाइक के सिद्धांत तथा उस सिद्धांत के जितने भी नाम हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। हमें पता होता है अनुबंधन का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया होता है, लेकिन इसके कई नाम और होते हैं जिनसे हम परिचित नहीं होते। तो हम इस वीडियो में थॉर्नडाइक के सिद्धांत के सभी नामों को पढ़ेंगे, प्लस थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग करे हैं उनका अध्ययन करेंगे, प्लस थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर जो प्रयोग किया था हम उसे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक ने दिया था अनुबंधन का सिद्धांत। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं थॉर्नडाइक थे कहाँ के। थॉर्नडाइक थे यूएसए के। थॉर्नडाइक ने अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत क्या कहता है? थॉर्नडाइक का अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत मनोविज्ञान में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थॉर्नडाइक ने प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किया था। प्रभाव का नियम बताता है कि किसी भी व्यवहार के अच्छे परिणाम होने पर हम उसे दोहराते हैं और खराब परिणाम होने पर हम उसे भूल जाते हैं। यह कहता है अनुबंधन का सिद्धांत, यह कहता है प्रभाव का सिद्धांत, यह कहता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। देखिए, होता क्या है कि एग्जाम में आ जाता है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन में होता है अनुबंधन का सिद्धांत, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, हम उसको फिल कर देते हैं। लेकिन अगर आ जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, हमें पता ही नहीं होता ये किसका है। अगर आ जाता है बंध सिद्धांत, हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। इसी तरीके से संबंधवाद का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अधिगम का संबंधी सिद्धांत। तो आज हम ये सब क्या है, ये सारे एक ही सिद्धांत के नाम है। कई बार ये सब कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। देखिए, आपको ये याद रखना है कि ये अनुबंध सिद्धांत सारे किसके हैं, तो ये थॉर्नडाइक के हैं। कैसे, इसकी ट्रिक आपको आसिफ सर वाली वीडियो में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। आपको एक ट्रिक में ये सारे सिद्धांतों के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अनुबंधन के सिद्धांत की तरफ। यह सिद्धांत कहता है कि उद्दीपक की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहली बात, पहला पॉइंट यह आता है कि उद्दीपक क्या है। उद्दीपक की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपक की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति उतना ही अधिक प्रतिक्रिया करेगा तथा व्यक्ति उतना ही अधिक उद्दीपक की तरफ आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा। देखिए कैसे, अब हम इसको समझते हैं थॉर्नडाइक के प्रयोग के बेस पर। थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया था बिल्ली के ऊपर, कैट के ऊपर। तो वो कैसा प्रयोग किया था, ये है आपका थॉर्नडाइक का पिंजरा। ठीक है, इसमें थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को रखा था जो कुछ घंटे भूखी थी। ये है कैट, इस बिल्ली को रखा था जो कि कुछ घंटे भूखी थी, और यहाँ पर रख दिया था एक फिश। होता क्या है, बिल्ली भूखी है, बिल्ली जो है वो भूखी है और उसको फूड की नीड है। ठीक है, अब बिल्ली को ये फूड लेना है, इसको खाना है। अब होता क्या है, यहाँ लिखा है उद्दीपक की तीव्रता। यह जो फिश का टुकड़ा है, यह बिल्ली के लिए उद्दीपक का कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि यह उसकी आवश्यकता होती है। उद्दीपक वह चीज़ होती है जिसकी मनुष्य को आवश्यकता होती है। यह उद्दीपक की डेफिनेशन हो गई। अगर आपको भूख लगी है तो खाना आपके लिए उद्दीपक है। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो जो कपड़े होते हैं वह आपके लिए उद्दीपक है। यदि आपका पढ़ाई करने का मन कर रहा है तो जो पढ़ने का मटेरियल है वो आपके लिए उद्दीपक है। अगर यह वीडियो बन रही है तो इसके लिए कैमरे की आवश्यकता है, तो कैमरा इस वीडियो को बनाने के लिए उद्दीपक का कार्य कर रहा है। यह सब क्या है, यह उद्दीपक होते हैं। उद्दीपक वह चीज़ होती है जिसकी मनुष्य को आवश्यकता होती है। क्लियर? ठीक है, तो तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अगर इस बिल्ली के सामने मछली का टुकड़ा नहीं होता, मान लीजिए यह बिल्ली भूखी थी, ठीक है, अगर इसके सामने मछली का टुकड़ा नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ होती जिसे ये नहीं खा सकती, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो सकता था, यदि ये मार्कर होता तो क्या यह बिल्ली का ध्यान आकर्षित कर पाता? बिल्कुल भी नहीं। और जब ये बिल्ली का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता तब बिल्ली कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती। थॉर्नडाइक का जो अनुबंधन का सिद्धांत है वह क्या कहता है कि जब कोई उद्दीपक आकर्षित करता है, ठीक है,
तब अगर यहाँ पर कुछ और होता तो यह बिल्ली को आकर्षित नहीं कर पाता। अब क्या किया, बिल्ली भूखी थी, बिल्ली को ये ग्रहण करना था। इस कैट ने अपने हाथों को हर दिशा में फेंका। इसने क्या करा, हर दिशा में प्रतिक्रिया करी, हर दिशा में प्रतिक्रिया करी। क्यों? क्योंकि इसको इस टुकड़े को ग्रहण करना था। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट ये बनता है कि जिस जगह पर प्रतिक्रिया करी, ठीक है, तो उस जगह को वह छोड़ती चली गई। अंत में जहाँ पर उसको लगा कि हाँ यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, और एक बार उसका हाथ जो था इस लीवर पर पड़ा और पिंजरा खुल गया, तब उसको पता चल गया कि हाँ यहाँ पर बटन दबाने से यह पिंजरा खुल जाता है और मैं जाकर इस भोजन को ग्रहण कर सकती हूँ। ये था उसका कॉन्सेप्ट। तो बस उसने निरंतर प्रयास करा और एक टाइम ऐसा आया कि उसने पिंजरे को खोल लिया और भोजन को ग्रहण कर लिया। यही तो है आपका अनुबंधन का सिद्धांत। यह कहता है आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जैसे कि इसके नामों पर आधारित है। चलिए देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस चक्र से समझने का प्रयास करते हैं। यह है आपका प्रयास एवं त्रुटि का चरण। ये कैसे वर्क करता है? सबसे पहले हमारे सामने देखिए, अगर आपके सामने कोई एक लक्ष्य होना चाहिए। मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक लक्ष्य है, तो आप क्या करेंगे? जैसे आपको जॉब लेनी है, ठीक है, आज आप टेट, सीटेट या सुपर टेट की क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको जॉब लेनी है। जॉब क्या है? आपका लक्ष्य है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, लक्ष्य निर्धारित किया। फिर आपके सामने देखिए, हम कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने, वो कहते नहीं है हलवा बना बनाया खा लिया, तो वो वाली कंडीशन नहीं होती। यहाँ पर अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो हलवे को बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसे खा सकते हैं। आपने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया, फिर क्या हुआ, आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आती हैं। ये देखिए आपके सामने आ गई बाधा। अब आप लोग क्या करेंगे, यादृच्छिक गतिविधियां करेंगे। देखिए, टेट और सुपर टेट, यहाँ पर आपको किससे लड़ना है? आपको ज्ञान तो अर्जन करना ही है, लेकिन आपकी लड़ाई सीधी सीधी भाषा से होती है। अब आपको यदि ये बात पता है कि यादृच्छिक गतिविधियों का अर्थ क्या है, आप तभी इसको समझ सकते हैं। और आपको यही नहीं पता कि यादृच्छिक गतिविधियां क्या होती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए निरर्थक है। देखिए, यादृच्छिक गतिविधियां होती हैं बेतरतीबी, अनियमितता या बेतरतीबी, सबसे बढ़िया वर्ड है। अच्छा ये बताइए, इस कैट ने सबसे पहले जब इसके सामने एक बाधा आई कि ये बंद है, ठीक है, ये इसके आगे एक बाधा थी। अब इसने जब हाथ पैर अपने इधर उधर फेंके, तब क्या किसी तरतीब के साथ फेंके? क्या किसी निश्चित दिशा में फेंके? जी नहीं, इसने हाथ और पैर हर दिशा में फेंकने का प्रयास किया, यादृच्छिक गतिविधियां करी, अनियमितता दिखाई, किसमें? अपने हाथ और पैरों को इधर उधर फेंकने में। यह क्या थी? यह इसकी यादृच्छिक गतिविधियां थी, अनियमित क्रियाएं थीं, अनियमित प्रतिक्रियाएं थीं। अब क्या होता है कि सफलता की संभावना बढ़ती है। जैसे अगर हम एक डायरेक्शन में लगातार वर्क करते रहें, लगातार चोट करते रहें, हमारी समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा है, हमें कोई सटीक आइडिया मिल ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर हम उस समस्या के लिए हर तरफ से प्रयास करें, हर तरफ से जोर करें, हर पैतरा उसके लिए आजमाएं, फिर हम क्या कर सकते हैं? हम उस समस्या का समाधान करने के चांसेसों को बढ़ा सकते हैं। तो इस बिल्ली ने क्या किया, लगातार यादृच्छिक क्रियाएं करी, और जिससे क्या हुआ, इसकी सफलता की संभावनाएं बढ़ गईं। और सफलता की संभावनाएं इतनी बढ़ी कि एक बार धोखे से लीवर पर हाथ पड़ गया और क्या हुआ, दरवाजा खुल गया। अब ये क्या होता है कि जब लीवर पे हाथ पड़ जाता है, तब ये चयन करती है। चयन कैसे होता है? जैसे यह निर्धारित हो गया कि भाई इतने हिस्से में हाथ मारने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर क्या किया इसने, इतने हिस्से में हाथ मारने से कोई फायदा नहीं है, क्लियर, यही हाथ मारना है तभी दरवाजा खुलेगा। यह था चयन, ठीक है। लेकिन अगली स्टेज, चलो एक दिन तो इसने धोखे से दरवाजा खुला, खाना खा लिया, लेकिन अगले बार इसने उसको वैलिड कर दिया, इसने उस पर मुहर लगा दी कि भाई मैं निर्धारित करती हूँ, मैं निर्धारण करता हूँ कि अब की बार जो दरवाज़ा खुलेगा वो इस लीवर को दबाने से ही खुलेगा। तो ये क्या किया इसने, इस चीज़ का निर्धारण कर दिया। देखिए, प्रयास एवं त्रुटि का जो चरण होता है, अगर आपका ये सारे सिद्धांत जितने हैं, आपका अनुबंधन, उद्दीपक, बंध का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, हर्ष एवं प्रयास का सिद्धांत,
आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अधिगम का संबंधी सिद्धांत, यह सारे सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ इस सिद्धांत के नाम हैं। आप इसके निक नेम कह दो, आप इसके सेकंड नेम कह दो। देखिए बच्चे का क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो कोई इसको बेटा कहता है, कोई इसको बेटू कहता है, कोई उसको चन्ना कह देता है, कोई उसको चंदा कह देता है, कोई इसको क्या कह देता है, बाबू कह देता है। इस तरीके से क्या हो जाता है, उसके नाम रख देते हैं। अब मान लीजिए कोई एक पार्टिकुलर नाम भी रख दिया तो उस नाम को भी थोड़ा बहुत बिगाड़ दिया जाता है। ये दादा ने कुछ रख दिया, दादी ने कुछ रख दिया, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, होता बच्चा एक ही है लेकिन उसको इतना प्यार करते हैं कि उसके ढेर सारे नाम रख देते हैं। तो यही तो है, मीन्स आपका सिद्धांत तो एक था लेकिन उसमें जितनी आदतें दिखी, जितनी हैबिट्स दिखी, जितनी चीज़ें दिखी, उसके बेसिस पे इन्होंने इतने नाम क्रिएट कर दिए। किसी बुक में आपको ये दिख जाएगा, किसी बुक में आपको ये दिख जाएगा, किसी बुक में आपको ये दिख जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये थॉर्नडाइक का जो जितने भी ये सिद्धांत 8 सिद्धांत बताए गए हैं, मीन्स एक ही सिद्धांत के 8 नाम बताए गए हैं। ये आपका सिर्फ और सिर्फ इस सिद्धांत के नाम हैं। देखिए बिल्ली बंद है तो बंद सिद्धांत हो गया, बिल्ली भूखी थी, खाना नहीं मिला तो उसको क्या हुआ, दुख हुआ, और जब खाना मिल गया तो हर्ष हुआ, तो क्या हुआ, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत हो गया। देखिए चलिए वो मैं क्लियर कर दूंगी अभी आपका। तो ये आपका प्रयास एवं त्रुटि का चरण कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि थॉर्नडाइक का हमने बिल्ली का सिद्धांत तो पढ़ लिया, तो बाकी यहाँ फिर ये 4 सिद्धांतों के नाम क्या लिखे हैं। देखिए हुआ क्या था, थॉर्नडाइक ने पशुओं पर, एनिमल्स पर ज़्यादा प्रयोग किए थे, मनुष्यों पर कम किए थे। तो ये क्या था आपका, पहला तो बिल्ली पर था। दूसरा सिद्धांत ये आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये आपका हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, इसीलिए ज़्यादातर इसी को पढ़ा जाता है, ठीक है। आपका दूसरा जो था वो चूहों पर था। तीसरा एक मछली थी जिसे कहते हैं फंडूसल मछली, आई थिंक यस, फंडूसल मछली। ये इसको छाई में रहना पसंद था, जैसे थॉर्नडाइक ने इस पर प्रयोग किया तो इसे, इसका जो फिश टैंक था उसमें रखा गया था, लेकिन उसने क्या किया कि आधे टैंक को कुछ छाए नुमा बना दिया, कुछ उसमें छाई क्रिएट कर दी, तब मछली क्या करती थी, छाई की तरफ भागती थी। तो ये आपका फंडूसल मछली का प्रयोग था। और जो ये चौथा प्रयोग है तो इसमें क्या था, एक थे आपके गोपाला स्वामी। गोपाला स्वामी थे तो उन्होंने क्या किया था कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इस पर उन्होंने प्रयोग किया था। लेकिन ये जो प्रयोग किया था ना गोपाला स्वामी ने, इसको थॉर्नडाइक के प्रयोगों में ही गिना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बेहतर अध्ययन किया था, इस पर बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझाया था, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को, ठीक है। तो ये तो आपका प्रयोग क्लियर हो गया। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्ली वाला, बिल्ली का पिंजरा जो होता है म्याऊं म्याऊं वाला, और बाकी ये आपके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही कहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन बनती है कि अगर ये आ जाते हैं। देखिए थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किए वो तो किए, लेकिन उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी, कुछ कृतियाँ भी लिखी थी, कुछ पुस्तकें भी लिखी थी। उन्होंने लिखी थी टोटल 6 पुस्तकें। कौन सी हैं देख लेते हैं जरा। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी ये आई थी 1903 में। चलिए डेट भी लिख देते हैं, आपके काम आ सकती है। 1903 में। आपकी सेकंड है एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस ये आई थी आपकी 1898 में। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग यह आई थी 1914 में। द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस ये आई थी आपका 1926। फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग, फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग 1933, ये आपकी 1933 में आई थी। और लास्ट है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर 1940। ये आ गई आपकी थॉर्नडाइक ने जो पुस्तकें लिखी थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, द
साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। ये थी इनकी पुस्तकें। ठीक है, अब यहाँ पर थॉर्नडाइक का सिद्धांत कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को यकीनन यह समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई, आपके ज्ञान में इसने ज़रा सी भी वृद्धि करी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।